हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ेंगे एसएससी जेई के बारे में। ठीक है, तो एसएससी जेई का पेपर आपको पता है 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में एसएससी जेई का प्री करवाया जाएगा, जो गवर्नमेंट इसकी डेट फिक्स करती है। तो इसका अप्रोक्सीमेट अपने पास 2.5 मंथ बचा है। कितने? 2.5 मंथ बचा है। तो इस 2.5 मंथ में अपन ऐसा तो है नहीं पूरी थ्योरी स्टार्ट करें या उनको पढ़ते रहें। अगर उनको पढ़ते रहे तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिसने भी जितनी थ्योरी पढ़ ली है या जिसने थ्योरी कम पढ़ी है तो वो नॉर्मल थ्योरी पढ़ के फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा। तो अपने इस सीरीज में 2.5 महीने की सीरीज में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे आपके 90% मार्क्स एटलीस्ट टेक्निकल में बन जाएं। टेक्निकल में 90% मार्क्स बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो नहीं रुकेगा। तो 90% मार्क्स बनाने तो इसके लिए अपने को एटलीस्ट 2 किताबें ऐसी है जिनको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने 90% मार्क्स बन जाएंगे। तो पहली किताब तो है गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता। तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा कि गुप्ता एंड गुप्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें अच्छे अच्छे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं जो एसएससी या अपने राजस्थान जेईई इन सब लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरी है जो अपन करेंगे एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। एसएससी जेईई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इन 2 किताबों अगर अपन ने कर लिया तो आपके 90% मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपन इन दोनों का सॉल्यूशन करने के लिए अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। जो अतुल सर है वो आपको करवाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। जो अतुल सर वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के करवाएंगे और उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो अंकुश सर के द्वारा करवाए जाएंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अंकुश सर के द्वारा करवाए जाएंगे और बाकी जो अलग-अलग सब्जेक्ट है उनके आपको एक से एक अच्छे फैकल्टी के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और आपको उसमें कोई भी डाउट होता है उसमें तो आप कमेंट कीजिए या फेसबुक पे मैसेज भेजिए, आपको दूसरा उसके आंसर प्रॉब्लम का वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। ठीक ठीक है, अपन गुप्ता एंड गुप्ता बुक है उसको सॉल्व करेंगे ताकि अपने एसएससी में अच्छे मार्क्स बन सकें। तो अब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करवाऊंगा। तो जिस किसी के पास गुप्ता एंड गुप्ता बुक है वो अपनी बुक लेके बैठ जाए ताकि अपन आप उसमें से क्वेश्चन पढ़ते रहें और बराबर सॉल्व करते रहें और जो भी डाउट है वो मेरे वीडियो में देखते रहें। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डायनामिक विस्कोसिटी और ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो अपन क्या 1 बाय 1 ऑप्शन से यूनिट देख लेते हैं किसकी क्या यूनिट होती है। तो जो प्रेशर होता है प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट अपने को क्या पता है क्या होती है? पास्कल। जिसने भी फ्लूइड पढ़ी है थोड़ी बहुत तो उसको पता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और पास्कल को अपन और भी क्या लिखते हैं प्रेशर की यूनिट? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे अपन 1 बाय 1 नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि जैसे डायनामिक विस्कोसिटी है। डायनामिक विस्कोसिटी कौन से फार्मूले में आती है? जो न्यूटोनियंस लॉ होता है टो इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू du बाय dy। ठीक है, तो न्यूटोनियंस लॉ में क्या आता है? ये म्यू क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी। यहां से अपन म्यू की यूनिट निकालेंगे तो म्यू बराबर क्या आ गया? टो डॉट dy डिवाइड बाय du। तो टो की यूनिट टो की यूनिट क्या हो जाएगी? सेल्सियस की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इनटू dy क्या होगी? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और du क्या हो गई? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया तो यहां से यूनिट क्या आ गई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अपन ने क्या देखा था क्या होता है? पास्कल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो हो गया पास्कल और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? सेकंड। तो डायनामिक विस्कोसिटी थी इसकी अपने पास यूनिट क्या आ गई? पास्कल सेकंड। ठीक है, तो पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, इसका तो आंसर आ गया। अपन 2 नेक्स्ट ऑप्शन हो रहा है उनकी यूनिट भी चेक कर लेते हैं ताकि अपने को पता चलता रहे कि कौन किस यूनिट क्या है। तो जो भी क्वेश्चन आए तो उनमें अपन कर सकें। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपना ऑप्शन बी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको अपन न्यू से लिखते हैं, न्यू बराबर क्या होता है? म्यू डिवाइड बाय रो। जहां रो क्या है? डेंसिटी या घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे अपने म्यू की यूनिट तो अपने पास है क्या है? पास्कल सेकंड
और रो क्या होता है, डेंसिटी यूनिट क्या होती है, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो अपन केजी को अपन किस में चेंज कर लेते हैं, न्यूटन में। तो न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो केजी, ये अपना केजी है, फोर्स होता है F बराबर क्या होता है ma। ठीक है, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, मास की क्या होगी केजी, एक्सेलरेशन की क्या होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहां से केजी की यूनिट निकाल लेंगे। तो केजी बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये पुट कर देते हैं, तो न्यू की यूनिट निकालेंगे तो पास्कल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड प्रति, जो पास्कल था पास्कल की यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या था सेकंड, तो सेकंड को सेकंड लिख दिया। केजी की जगह में क्या लिख सकता हूं, न्यूटन सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर। ठीक है, और ये ऊपर ये केजी प्रति मीटर क्यूब था, ये मीटर क्यूब चला गया ऊपर। ठीक है, तो यहां से अपन न्यू की इनको काटेंगे तो अपने पास न्यू की यूनिट क्या बची है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अगर इसको सीजीएस पद्धति में लिखें, सीजीएस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और जो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है उसको अपन एक स्टोक भी लिख सकते हैं। तो एक स्टोक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी यूनिट दी थी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। जो एक स्टोक है वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की। एक स्टोक होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो आपको न्यूमेरिकल जितने भी होंगे उनमें स्टोक नाम मिलेगा। ठीक है, तो उसकी जगह अपने क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये हो गया अपने पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। तो अब अपन चौथा ऑप्शन डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है कि जो भी नया एरिया बनाने में जो सरफेस एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय न्यू एरिया क्रिएटेड, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और न्यू एरिया क्रिएटेड एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। या अपन इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जूल होता है वो क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर, पॉजिटिव डिस्टेंस होती है वो एनर्जी होती है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर। तो अपने पास सरफेस टेंशन है उसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन प्रति मीटर। तो इस तरह अपने 1 बाय 1 चारों यूनिट निकाली। है प्रेशर की यूनिट क्या थी, पास्कल। ऑप्शन बी डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट क्या हो गई थी, पास्कल सेकंड। ऑप्शन सी काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट क्या हो गई थी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और सरफेस टेंशन यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर। तो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी आपको एक यूनिट और बताता हूं कि जो एक पोइज नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या दी थी, पोइज। तो जो एक पोइज था वो किसके इक्विवेलेंट था, 0.1 पास्कल सेकंड के इक्विवेलेंट था। तो ये दो पॉइंट बहुत ध्यान से रखना, एक पोइज का और एक स्टोक का। एक स्टोक होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। अपन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एन आइडियल फ्लूइड इज। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड पर नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आता होगा कि पहले फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड तो जिसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है उसको तो पता है कि फ्लूइड क्या है। तो इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या है। तो आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड का पहला ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, वन व्हिच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टो इज इक्वल टू म्यू du by dy। इसका फॉर्मूला यही होता है ना। और टो इसमें टो का फॉर्मूला क्या होता है, du डिवाइड बाय dy। ठीक है, तो ये जो इस रूल को फॉलो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अपना ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं, ऑप्शन ए है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ऑप्शन बी क्या, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी मेन कंडीशन ये होती है कि वो फ्रिक्शनलेस होता है, मतलब उसमें शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 0। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब इसमें जो अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इसकी डेंसिटी में चेंज
अगर प्रेशर अप्लाई करते हो मतलब बढ़ाते या घटाते कुछ भी करते हो तो इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि इसमें मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल हो गया, मतलब प्रेशर के साथ इसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपना ऑप्शन सी और डी के भी गो थ्रू हो जाते हैं एक बार। ऑप्शन सी क्या है, वेरी विस्कस। तो वेरी विस्कस इनकी अगर जो अपना आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड इसकी विस्कोसिटी बहुत कम मतलब टेंड्स टू 0 होती है, या अपन बोल सकते हैं एग्जैक्टली 0 होती है। जो आइडियल फ्लूइड होगा, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी 0 होगी। विस्कोसिटी 0 होती है क्योंकि शेयर स्ट्रेस भी इसमें 0 होता है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड है वो वेरी विस्कस ना होके क्या होंगे, लेस विस्कस, इनकी विस्कोसिटी कम होती है। ऑप्शन डी क्या है अपने पास, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस तो ठीक है अपने पढ़ा था, और ये क्या है फ्रिक्शनलेस एंड, ये ऑप्शन गलत लिख गया, फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते क्योंकि प्रेशर के साथ डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट पढ़ी थी, सॉल्व किया था ना उसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये हो गया इसका आंसर, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डी, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। किसी को एक्सप्लेनेशन देखना तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, if the dynamic viscosity of a fluid is 0.5 points, तो अपने डाटा साफ में लिखते रहो, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 points, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको पता नहीं वो एक बार देख लो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड अपने लिए कौन सा लेते हैं, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं अपन वाटर, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेते हैं वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से अपन किसी चीज की डेंसिटी निकालनी स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ आवर फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ आवर फ्लूइड क्या आ जाएगी 0.5 into 1000, तो कितना हो जाता है 0.5 into 1000, 0.5 into 1000 इज इक्वल टू 500 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये अपने पास आ गई डेंसिटी। अब इसने पूछा क्या है, क्या पूछा है, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन स्टॉक। स्टॉक मतलब, स्टॉक का मतलब अभी समझाया था ना, एक स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक स्टॉक का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपने किस में यूनिट में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में, तो अपन यहां से निकालते हैं। पहले पॉइंट को चेंज कर लेते हैं किसमें, पास्कल सेकंड, तो 0.5 into 0.1 पास्कल सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हो गया, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट में कितना होता है, एक पॉइंट में होता है 0.1 पास्कल सेकंड, ठीक है। एक पॉइंट में क्या हो गया 0.1 पास्कल सेकंड। तो यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। काइनेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय रो। तो म्यू डिवाइड बाय रो, म्यू की वैल्यू 0.5 into 0.1, तो ये क्या हो गया 5 into 10 to power -2 डिवाइड बाय ये क्या हो गया 500, तो 5 से 5 कट गया, अपने पास क्या आ गया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या आ गया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो मीटर को अपने को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इंजीनियरिंग की ये तो पता ही है सबको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन न्यू की वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक विस्कोसिटी की, तो 10 की पावर -4 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और ये क्या होता है स्टॉक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 स्टॉक। समझ में आ गया, किसी के कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। तो गैस की विस्कोसिटी, तो ऑप्शन में क्या दिया है इससे पता चलेगा क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। मतलब ये क्वेश्चन वाला अपने से क्या चाहता है कि गैस की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो गैस की अपने पास विस्कोसिटी है और उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गैस की विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, मतलब टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है, ये अपने से पूछना चाहता है। तो अपन इसमें गैस पूछा, अपन गैस और लिक्विड दोनों के लिए देख लेते हैं। तो एक तो हो गई अपनी गैस, दूसरा क्या हो गया लिक्विड। तो टेम्परेचर के साथ इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए अपने को पता होना चाहिए मतलब टेम्परेचर से इनमें कौन सा इफेक्ट आता है और विस्कोसिटी इन पे कैसे डिपेंड करती है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले गैस में। तो गैस में विस्कोसिटी होती है वो किस वजह से होती है, उनमें क्या होता है जो अपने मॉलिक्यूलर होते हैं,
ठीक है। एक ये नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द विस्कोसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो उसमें सीधा लिखा होगा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये ऑप्शन, ये एक अपना नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली पूछा जाता है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन व्हिच, और विस्कोसिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन लिक्विड, तो इसके लिए अपने पास आता है कोहेसिव फोर्सेज, कोहेसिव फोर्सेज। ये दोनों क्वेश्चन भी अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनका एक आंसर कर देना। ये क्या होते हैं वो अभी बता देते हैं। तो जैसे विस्कोसिटी ऑफ गैस है, तो ये किस वजह से होते हैं कि इनमें जो पार्टिकल होते हैं गैस के, ठीक है, उनमें आपस में क्या टक्कर होती है, उनमें आपस में मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो टक्कर होती है, तो उस वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, उस वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण क्या होती है, मतलब वो गैस है उसका फ्लो मतलब स्लो होता है, विस्कोसिटी का क्या होता है, फ्लो अपना स्लो हो जाता है, तो उस वजह से इनकी क्या विस्कोसिटी टर्म आती है, ठीक है, गैस में। तो अपन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो तापमान है मैं उसको बढ़ा रहा हूं, तो तापमान बढ़ाया, तो ये टक्करें क्या है, बढ़ेगी या कम होगी, टक्करें बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ जाएगी इनके बीच में। अगर कोलिजन बढ़ती है, टक्करें बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ा है, मतलब इनमें टक्करें बढ़ी है, रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। तो अपने को बस सीधा से ध्यान रखना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, क्यों, आपस में टक्करें ज्यादा हो गई, टक्करें ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये अपने कॉलिजन से सीधा ध्यान रख लेंगे, लेकिन ये टर्म बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये हर पेपर में नॉर्मली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस में विस्कोसिटी किस वजह से होती है, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या हो गया, लिक्विड, तो लिक्विड में विस्कोसिटी होती है कोहेसिव फोर्सों की वजह से। तो अब जैसे मतलब अपन टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसमें जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल है उनके बीच में क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो आराम से फ्लो उनका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डाउन होगी तो उनका फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो इजी हो जाएगा, इजी फ्लो, और इजी फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज हुई है, विस्कोसिटी डिक्रीज हुई है। तो लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो अब आप 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, ठीक है।